कल के लेक्चर देखे थे सेक्शन 148 का रिमेनिंग पार्ट और सेक्शन 147। चलिए मैं आपको फटाफट से विद इन 10 मिनट्स, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपन इसको, और कॉस्ट ऑडिट का, क्योंकि यहाँ से मेनली अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो फटाफट से आपको रिव्यू दे रही हूँ पूरे ही चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि 2 दिन का हमारा गैप हो गया है, तो मे भी आप लोगों को याद ना हो, इसलिए फटाफट से बता रही हूँ मैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन कौन सा है, आप लोग भी आंसर फटाफट दीजिए। 148। और रूल्स कौन से हैं इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड? Cost records and audit rules 2014। ठीक है, फिर टोटल कितने रूल्स हैं इन रूल के अंदर? 6 टोटल 6 रूल्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। Yes, ma'am. सेक्शन 148 अपने को क्या बोलता है कि एक कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? CMA plus full time COP होना चाहिए। ठीक है, CMA होना चाहिए, जिसके पास में COP होना चाहिए फुल टाइम, वही बंदा कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। अच्छा, क्या कॉस्ट ऑडिट हर एक कंपनी को करवाना कंपलसरी है? 35 करोड़ और इक्वल टू 35 करोड़। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, पहले उसको अच्छे से सुनो, थोड़ा सा सोचो, फिर आंसर दो, है ना, क्योंकि नहीं है मैम सबके लिए कंपलसरी, क्योंकि क्वेश्चन सुनोगे तभी आंसर लिमिट का सही दे पाओगे। मैंने पूछा कि क्या कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है, तो नहीं है। लिमिट क्या है अब बताओ? हम टेबल ए के लिए तो 50 और टेबल बी के लिए 100 करोड़ और बाकी इंडिविजुअल 25 करोड़ And 35 है ना, क्योंकि 2 लिमिट्स है हमारे यहाँ पे, एक है मेंटेनेंस के लिए और एक है ऑडिट के लिए। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना जब कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड आता है। अच्छा, तो अब मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ, ये ऊपर का पैरा कोई ऐसा सच हमारे काम का नहीं है। टोटल रूल 6 रूल्स हैं। रूल 1 बोलता है हमें कि इस रूल का नाम क्या है, तो हमें पता ही है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, जिसका पब्लिश कब हुआ था, वो पब्लिश कब हुए थे, तो ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, 30 जून 2014 को, ठीक है, इस दिन से पब्लिश हुए थे, इसके बाद में अमेंड होते रहते हैं। रूल 2 डेफिनेशन, ये हमारे कोई काम का नहीं है कि एक्ट का क्या मतलब होता है, सेटा का क्या मतलब है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आप केवल वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आएगी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, जिनका टर्नओवर 35, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर, देखिए जब भी वर्ड्स बोले तो पूरे वर्ड्स बोले, है ना, ताकि एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं करके आओगे। जिनका प्रीवियस ईयर का ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है, उन कंपनीज को ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। नाउ चाहे कोई सी भी कंपनी हो, लिमिट सेम है, रेगुलेटेड सेक्टर है या अनरेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, दोनों के लिए लिमिट 35 करोड़ ही है, और ये लिमिट सारी कंपनीज के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी है चाहे वो फॉरेन कंपनी है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर इंक्रीज्ड होता है इस पर्टिकुलर लिमिट से। अच्छा, एक बार कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाने पे हमेशा के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अब आपका टर्नओवर कितना होने वाला है। नाउ इसमें एक्सेप्शन एक याद रखना है आप लोगों को, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, माइक्रो नो सेज और ईओयू ऑडिट का एक्सेप्शन है ना, सेज और ईओयू और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला कैप्टिव कंजम्पशन का था, ये 3 ऑडिट के एक्सेप्शन है, ओके। रिकॉर्ड्स का एक्सेप्शन है क्या, एक एक्सेप्शन है आप लोगों का कि अगर आपकी कंपनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में आती है,
माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज्ड एक्ट जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स याद रखने, माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल। मिडल अगर नाम आ जाता है मीडियम साइज्ड, तो मीडियम साइज्ड के लिए एक्सेप्शन नहीं है, केवल माइक्रो और स्मॉल के लिए एक्सेप्शन गिवन है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, रूल नंबर 3 का एक्सेप्शन। ओके, नाउ रूल नंबर 3 को यहाँ पे इन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बताया है। एप्लीकेबिलिटी कोई भी कंपनी हो, अगर आप रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हैं या प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। तो आपका टर्नओवर अगर लास्ट ईयर का 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। क्लियर सबको रूल नंबर 3? यस, फटाफट से यस और नो, किसी को कोई यस मैम। ओके, मैम एक बार कैप्टिव कंजम्पशन का भी मतलब बता दीजिए। वो रूल नंबर 4 में आने पे बताती हूँ। नाउ रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास में, 2 टेबल्स है, दोनों टेबल्स के लिए अलग अलग लिमिट है। रूल नंबर 4 बोलता है कि कब कॉस्ट ऑडिट होगा। तो रूल नंबर 4 बोलता है अगर टेबल ए रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, गैस, ड्रग्स, फार्मा, फर्टिलाइजर्स, शुगर, ठीक है, ये नेम्स आप लोगों को लर्न करने हैं। अगर ये रेगुलेटेड सेक्टर्स में आप डील करते हैं तो आपके लिए ऑडिट का लिमिट कब होगा, जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए ये लिमिट कितनी है, 100 करोड़ और 35 करोड़, 35 करोड़। ठीक है। नाउ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमें यही दिया है, सबसे पहले रेगुलेटेड सेक्टर में 50 करोड़ वाली बात आ गई और 25 करोड़ वाली बात आ गई। ये 2 हमें क्या दिए, एक्सेप्शन दिए, ईओयू एंड सेज। ईओयू कौन सी यूनिट्स होती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जिनका 75 ज्यादा 75% एक्सपोर्ट नो और मोर नहीं है। मैंने आपको कहा मैम, only 25% ओनली मोर है, इक्वल्स ओनली मोर, इक्वल टू नहीं है। है ना, 75% से ज्यादा। मैंने आपको कहा कॉस्ट ऑडिट ये सिंगल लिमिट है जहां पे इक्वल टू नहीं आ रहा है, बाकी सारी लिमिट्स में इक्वल टू आता है। तो अगर आपका टर्नओवर का 75% से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, देन योर यूनिट, योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज EOU and you are exempted to do cost audit, cost statement, है ना। अच्छा, क्या अगर आपकी कंपनी EOU है या आपकी कंपनी सेज में सिचुएटेड है तो क्या आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? यस मैम, पोस्ट रिकॉर्ड का हाँ, टर्नओवर ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही है, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट केवल ऑडिट वाले वर्ड्स के लिए आ रही है, मतलब सॉरी, ये दोनों नेम एक्सेप्शन ऑडिट के लिए आ रहे हैं, हमारी मेंटेनेंस के ऊपर नहीं आए थे, ठीक है। नाउ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर अगेन 100 करोड़ 35 करोड़ की लिमिट दी हुई है। यही सेज ईओयू बोल रहे हैं कि रूल 4 अप्लाई नहीं होगा, केवल कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल 3 अप्लाई होगा, है ना। क्लियर सबको, समझ में आ गया, डायग्राम क्लियर। नाउ रूल नंबर 5 सिंपल सा था कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करने हैं। तो मेंटेन करने के लिए रूल्स हमें कहाँ दिए हुए हैं, फॉर्म नंबर CRA 1 के अंदर हमें रूल्स गिवन है। तो रूल नंबर 5 केवल हमें ये बताता है कि मेंटेन कैसे करने हैं आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, तो दैट इज गिवन अंडर फॉर्म CRA 1। ओके, CRA 1 के अंदर क्या है, सारे कॉस्ट एलिमेंट्स के नेम गिवन है, उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, असाइनमेंट कैसे करना है, जो सारी चीजें आप कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ना, मेजरमेंट, असाइनमेंट, अलोकेशन, वर्ड्स सुने होंगे सबने। यस मैम, वो सारे रूल्स हमें CRA 1 में दिए हुए हैं, है ना। कॉस्टिंग बनी कहाँ से, कॉस्टिंग के रूल्स कहाँ से बने, कि मटेरियल को कैसे मेजर करना है, CRA 1 बताता है ये सब कुछ आपको,
ठीक है, आपने वो चैप्टर पढ़ा है कॉस्टिंग के अंदर जहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं और मेन डिपार्टमेंट्स ma'am. होते हैं, फिर सर्विस डिपार्टमेंट को आप अलोकेट करते रहते हो, मैम अपॉर्चनमेंट हाँ मैम, वाला प्रोडक्शन क्वेश्चन। डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट डालते हैं। ठीक है। वो सारे रूल्स जो आप वहां पढ़ रहे हो, जॉइंट प्रोडक्ट के, बाय प्रोडक्ट के, ये सारी चीजें हमें कहाँ दी हुई है, रिटर्न के अंदर, ये सब चीजें हमें CRA 1 के अंदर, और कॉस्ट के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ही कॉस्ट के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये सारी चीजें हमें वहां पे दी हुई है। वहां से उठ करके प्रैक्टिकल आपका कॉस्टिंग के अंदर आता है, और जो आपका थियोरेटिकल पार्ट है वो आप फाइनल के अंदर पढ़ोगे। ये सारी चीजें, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट पूरा पर्टिकुलर आएगा आपके, उसके अंदर पढ़ोगे। नाउ रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमें प्रोसीजरल पार्ट बताता है। ठीक है, क्या प्रोसीजरल पार्ट, वो मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। सबसे फर्स्ट चीज जो एग्जाम के अंदर आ सकती है, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? कौन अपॉइंट करता है कॉस्ट ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो कमेटी से कंसल्ट कंसल्ट बाय ऑडिट कमेटी, है ना। ठीक है, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? बोर्ड मीटिंग के अंदर होगा। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए? जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसके 180 डेज के अंदर आपका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ आगे क्या बोल रहे हैं अपने को? बोर्ड मीटिंग हुई। अब देखिए, जरूरी तो नहीं है ना कि बोर्ड मीटिंग 180 डेज कंप्लीट होने पे ही करें। हम 10 दिन बाद भी तो कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और उसके 20 दिन बाद भी हम क्या कर सकते हैं? बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड्स लिखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन आपका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमको क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है कि हमने कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लिया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज समझ में आई आपको, बोर्ड मीटिंग के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। नाउ ये टाइम कितना है, मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड में आपका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए? तो विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नाउ आपने अपॉइंटमेंट कर लिया। यहाँ पे सीजी में कौन होता है? MCA। हाँ, MCA। सारे ये जो जहाँ पे भी आते हैं ना अपना ADT 1, ADT 2, ADT 3, ये सब MCA पे फाइलिंग होती है अपनी। ओके, नाउ जब हमने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लिया, उस अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर CRA 2 के अंदर। CRA 1 में क्या था हमारा? हम कॉस्ट मेंटेन कॉस्ट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स। नाउ CRA 2 हमें बोलता है कि आपको 180 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। इंटीमेट कौन करेगा? कंपनी करेगी। ठीक है, नाउ ये जो विचएवर इज अर्लियर और ये 2 बॉक्सेस दिए हुए ये समझा रही हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मेरी ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और मैंने बोर्ड मीटिंग कर ली 30 जून को। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया। ठीक है, तो मेरी इंटीमेट करने की सेंट्रल गवर्नमेंट को लास्ट डेट क्या होगी? मैम 180 डेज काउंट करके देख लेंगे। 30 सितंबर या 27 सितंबर जो आपने बताया था। नो, कितने दिन के अंदर अपॉइंटमेंट के कितने दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को मैम इंटीमेट करना है? डेज में करना है ना, 30 डेज के अंदर, बट मैक्सिमम 180 तक करना है। कहाँ लिखा है कि मैक्सिमम 180 के अंदर? ये बोला है मैक्सिमम 180 के अंदर। मैम अगर 30 डेज तक हो जाता है तो 30 डेज है ना। 30 जून को ही हो गया अपॉइंटमेंट, तो अब ठेठ सितंबर तक गवर्नमेंट को नहीं वेट करवाना है। विद इन 30 डेज में, दैट इज 30 जुलाई, है ना। 30 जुलाई में तक आपकी लास्ट डेट हो गई कि आपको CRA 2 फाइल करना है।
नाउ अगर आपके पास में नाउ ये क्या है, ये सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट तो मैंने अभी अभी आपको समझाया, फाइल अ नोटिस of such appointment with the central government within a period of 30 days of board meeting in which such appointment is made. बोर्ड मीटिंग 30 जून को हुई थी जिसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, तो अब 30 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है ना। नाउ ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने ये 180 डेज अप्रोक्स आते हैं अपने सितंबर के अंदर, है ना, सितंबर में भी आप जाकर के अपॉइंटमेंट कब कर रहे हैं, सितंबर में कर रहे हैं, है ना, मान लो 5 सितंबर को कर रहे हो, तो ये हमें बोलते हैं कि आपको नोटिस भी इसी 180 दिन के अंदर ही गवर्नमेंट को पहुंचाना है। आपको उसके लिए 180 दिन से बाहर के 30 दिन नहीं मिलेंगे। बाहर के नेक्स्ट 30 डेज तो कब मिल रहे हैं, केवल जब आप अपॉइंटमेंट जल्दी कर देते हो, है ना, और आपका सितंबर वाला टाइम आया नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा 30 डेज मिल गए। लास्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को 27 या 28 सितंबर जो भी आता है अपना 180 डेज, तब तक तो आपको CRA2 फाइल कर ही देना है। तो नाउ अगर मैंने 5 सितंबर को बोर्ड मीटिंग करी है तो मेरे को कितने टाइम के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भिजवा देना पड़ेगा कि मैंने अपॉइंटमेंट कर लिया है, तो दैट इज माय 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसलिए क्या बोला है, विच एवर इज अर्लियर। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही सितंबर में ही फाइल करना, ये लास्ट डेट दे दी। हमने कहा इन दोनों में से जो जल्दी पड़ जाता है आपके लिए वो, यहाँ पे अगर 30 दिन काउंट करोगे 5 सितंबर से 30 दिन आपके अक्टूबर में चले जाएंगे। उससे पहले क्या खत्म हो जाएगा आपका 180 दिन फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आया समझ में, पॉइंट समझ में आया? यस मैम। ओके, ये जो 180 डेज है अभी मैं बोल रही हूँ कि 28 सितंबर आता है। मैं फटाफट से आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप मुझे रिप्लाई करना कि CRA2 की लास्ट डेट क्या होगी। अगर आपने अपॉइंटमेंट कर दिया 15 जुलाई को तो 15 अगस्त तक, 15 अगस्त, 30 डेज के अंदर कोई 30 डेज यानी 14 अगस्त आएगी अप्रोक्स, यस मैम, है ना। तो 14 अगस्त तक आपको फाइल करना है ना। अगर आपने 10 सितंबर को फाइल किया है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है तो मैम 180 डेज काउंट करेंगे 30 सितंबर तक, है ना, वही 27। हाँ जो भी आ रहा है 27, 28 सितंबर जो भी आएगा। क्लियर सबको फंडा? यस मैम। है ना। नाउ ऑडिटर शैल कंटिन्यू इन ऑफिस, ये जो कॉस्ट ऑडिटर है ये कब तक आपके कंपनी के अंदर काम करता रहेगा, तो ये बोलते हैं कि जब आपका ईयर एंड हो गया उसके 180 दिन तक, उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है 180 दिन के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे एक और चीज समझिए, जैसे मान लो ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2021 को, 30 जून 2021 को आपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना करके कंपनी को पकड़ा दी, तो आपका टेन्योर कब खत्म हो गया, 30 जून 2021 को ही खत्म हो गया। नाउ आपने ऑडिट रिपोर्ट पकड़ाई है 25 सितंबर को, है ना, लास्ट डेट क्या आती है 180 दिन के हिसाब से, लास्ट डेट आपका टेन्योर आता है 27 सितंबर तक, तो 27 सितंबर तक तो आपको ऑडिट रिपोर्ट पकड़ानी ही पकड़ानी है। बट अगर आपने जल्दी पकड़ा दी ऑडिट रिपोर्ट जून में, जुलाई में, अगस्त में, तो जब आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवा दी उसी समय आपका टेन्योर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया सबको कि ऑडिटर का टाइम पीरियड कितना रहता है? ऐसे तो कितना होएगा 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और तो मैक्सिमम है, और till he file his audit report with the company, whichever is earlier, जो भी जल्दी, whichever is earlier बोलने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि दोनों में से जो भी चीज हो गई दैट उसी टाइम पे आपका टाइम क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। नाउ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अच्छे से सुनना, पहले एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस के अंदर कैजुअल वैकेंसी कौन फाइल करता था इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आ रही है तो मैम मेंबर्स करते थे। मेंबर्स, शेयर होल्डर्स।
नॉर्मल केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रेजिग्नेशन वाले केस में मेंबर्स. बट इन केस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, किसी भी वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हो रही है, हमेशा फिल कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, इसलिए वर्ड्स क्या लिखे हैं? बोर्ड कैजुअल वैकेंसी शैल बी फाइल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज. टाइम पीरियड सबके लिए सेम है. मैम इनको शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता क्या? नहीं, इनको शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने शेयर होल्डर से कुछ नहीं किया है ना. कॉस्ट ऑडिटर और शेयर होल्डर का कोई रिश्ता नहीं है. ओके, क्लियर? कैजुअल वैकेंसी को बस रेम्युनरेशन शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं. ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट के लिए उनका कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी है चाहे वो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट है. यहाँ पे क्लियर सबको? विद इन 30 डेज कैजुअल वैकेंसी. अच्छा, अब कैजुअल वैकेंसी जब फाइल हो जाती है उसके बाद में भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA2 फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज की इस बंदे के लिए की जगह पे हमने इस बंदे को अपॉइंट किया है. क्लियर? यस मैम. नाउ ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया. ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद में ऑडिटर क्या करेगा? कॉस्ट ऑडिट करेगा. कॉस्ट ऑडिट कैसे करेगा वो हमें मतलब नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है. नाउ कॉस्ट ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा. किसको सबमिट करेगा? कंपनी को सबमिट करेगा. कौन से फॉर्म में सबमिट करेगा? CRA3 में. ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइम पीरियड में? वही ऑडिट आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 डेज के अंदर अंदर आपको सबमिट करना है. ठीक है, नाउ अब कंपनी क्या करेगी? इस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को रिसीव होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेगी CRA4 फॉर्म में. CRA4 में सबमिट करेगा विद इन 30 डेज. 30 days, है ना. Within 30 days of the receipt of the cost audit report, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना है CRA4 के अंदर. ये पूरे चार्ट्स अच्छे से समझ लेना. एग्जाम के अंदर एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का आता है कॉस्ट ऑडिट से, और यही आएंगे आपके 3-4 पेज जो ये है ना, यही हमारे एग्जाम में कॉस्ट ऑडिट के लिए आने वाले हैं. इसके ज्यादा हमें नॉलेज होने की जरूरत ही नहीं है. ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा मैंने बता दिया आप लोगों को, इसलिए वापस से रीड करके नहीं बता रही हूँ. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जो सेक्शन 141 पढ़ा था हमने, याद है सबको? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. यस मैम. सेम वही सेक्शन है. वापस से कॉपी पेस्ट हुआ है सेक्शन 141. ठीक है, इसलिए वापस से रीड नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वो सेक्शन के अंदर एंड में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो भी कॉस्ट ऑडिटर है उसके ऊपर भी यही सारी रूल्स एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, तो वापस से हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, वही सारी चीजें अगेन सेक्शन 144 से रिलेटेड कि ये वाली ऑडिट ये वाले काम आप करते हो तो आप कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट चीज, रोटेशन एप्लीकेबल होगा कॉस्ट ऑडिटर पे या एप्लीकेबल नहीं होगा? रोटेशन याद है सबको? इंडिविजुअल का रोटेशन कितने टाइम पीरियड में हो रहा था? 5 साल. 5 years. 5 years. और फर्म का 10 years. तो क्या वो प्रोविजन हमारे कॉस्ट ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल होंगे क्या? तो हमारे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं. अकॉर्डिंग टू एक्ट वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो नो आंसर करना है इसका. बट इन प्रैक्टिकल लाइफ जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो रियल में वो 5 साल और 10 साल वाला सिस्टम यहाँ पे चलाती हैं. और नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, हर साल ही कॉस्ट ऑडिटर चेंज कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंसी. और अगर किसी को हर साल नहीं करना तो वो रोटेशन वाला सिस्टम 5 साल और 10 साल वाला अपने मन से चलाते हैं. हमें एक्ट ने कहीं नहीं कहा. इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आंसर लिखना है कि नहीं, कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है ऑडिटर का? मेंबर्स. कंपनी, यस, शेयर होल्डर्स. और ये CRA के सारे आपको दिए हुए हैं. तो आप एग्जाम में
चाहे तो नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, इन नोट्स से, क्योंकि फास्ट रिवीजन हो जाएगा, और आप चाहे तो जो नोटबुक मैंने दी है उससे भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें सेम ही है। क्लियर कॉस्ट ऑडिट अब सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सेक्शन 147 कल किया था या नहीं किया था? हम वो नहीं मैम किया। नहीं किया। नहीं किया तो नहीं यू किया, हैव मैम। टू डू इट टुडे। आज आप लोगों को करना होगा, है ना? आज आप लोगों का होमवर्क है, वो 40 मिनट्स आज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आप लोगों को, कैसे भी मैनेज करो। ठीक है, आप लोगों को आज सेक्शन 147 पढ़ेंगे और उसका रिवीजन मैं ऐसे ही फास्ट कल नेक्स्ट 10 मिनट्स में करवाऊंगी। ठीक है, आज मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे 1-2 लेक्चर ऐसे ही अपलोड करना पड़ गया और आप लोग वो काम नहीं करोगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप उसे वहाँ से पढ़ें और फिर जो होमवर्क दिया है उसे कंप्लीट करने के बाद ही अपन उसका वापस से रिवीजन करें। ओके, सो नाउ एक ऑडिट और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको नोट्स में, यानी नोटबुक के अंदर मैंने लिखा नहीं है, अब लिख के दे रही हूँ आप लोगों को। नोटबुक लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो कॉपी के अंदर? Yes, ma'am. लिख रहे हैं। लिख रहे हो ना? देखिए, ऐसा मत करना कि इनका है ना हम जेरोक्स करवा लेंगे तो नोटबुक उतारे ही नहीं। नोटबुक उतारने के लिए इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को लर्न रहेंगी चीजें। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग सेक्रेटरियल ऑडिट। देखिए, सबसे पहले अपन ने कौन सी ऑडिट पढ़ी थी? कंपनीज के लिए ही बता रही हूँ, कौन सी ऑडिट पढ़ी थी? एक अपन ने फाइनेंशियल ऑडिट, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, है ना? सेकंड ऑडिट और Cost थर्ड audit. कौन सी पढ़ रहे हैं? सेक्रेटरियल ऑडिट। इसके अलावा भी एक और ऑडिट पढ़ा है इन केस ऑफ कंपनीज, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, है ना? ठीक है, अब अपन यहाँ पे मतलब कंपनीज के लिए फोर्थ टाइप ऑफ ऑडिट पढ़ रहे हैं, दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट। बहुत ही सिंपल सी ऑडिट है। क्या होती है बताओ, कौन करेगा सेक्रेटरियल ऑडिट? CS करेगा जो प्रैक्टिस में। जो प्रैक्टिस full में time CS करेगा, है ना? यस। नाउ फुल टाइम COPO। ये सेक्रेटरियल ऑडिट किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है? तो सारी कंपनीज के ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। अच्छा, ऐसी कौन सी ऑडिट है जो सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है इन चार में से? फाइनेंशियल ऑडिट। Financial. ठीक है, इंटरनल ऑडिट के लिए भी हमने लिमिट्स पढ़ी है, वो लिमिट्स जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के एक दिन पहले। कॉस्ट ऑडिट के लिए भी हमने लिमिट्स पढ़ी है और अब हम सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए भी लिमिट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गई, एक तरह से सिचुएशनल हो गई कि अगर आपका टर्नओवर या पेड अप कैपिटल इंक्रीज जाता है तो ही आपके ऊपर ये ऑडिट एप्लीकेबल होंगे। बट फाइनेंशियल ऑडिट, अगर आपका टर्नओवर 0 रुपए है तो भी आपके ऊपर ऑडिट होगी ही होगी। आप कंपनी बन गए मतलब आपके ऊपर ऑडिट होगी ही होगी। ठीक है, तो नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, पहले सिंपल से बता देती हूँ, फिर ये एज में भी प्रेस्क्राइब्ड समझेंगे कि क्या लिखा है। कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज हैं जिनको सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ती है। ठीक है, इस सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी करेगा जिसके पास में CS का डिग्री है और वो इन प्रैक्टिस है। इन सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स निकले हुए हैं। कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स? सेक्रेटरियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स निकले हुए हैं। उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपको ये सेक्रेटरियल ऑडिट करना होता है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने सेक्रेटरियल ऑडिट किया तो मेरे को कंपनी को क्या बना करके देना पड़ेगा? एक ऑडिट रिपोर्ट बना करके देना पड़ेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं जिसे। ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर मैंने कोई क्वालिफिकेशन दिया है, क्वालिफिकेशन का मतलब मैंने कहा है कि भाई आपके यहाँ पे कंपनीज एक्ट के ये पर्टिकुलर प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट लॉज और रेगुलेशंस की चेकिंग करता है कि कंप्लाई किए या नहीं किए। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन दिया कि आपने कंपनीज एक्ट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड जो चैप्टर है
उसको कंप्लाई नहीं किया, बोर्ड मीटिंग्स टाइमली हेल्ड नहीं करी, या कोरम नहीं था तो भी आपने हेल्ड कर लिया बोर्ड मीटिंग, उसे वैलिड मान लिया, तो इस टाइप मैंने क्वालिफाइड किया है मेरी रिपोर्ट को। तो नाउ उस क्वालिफिकेशन के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कमेंट करने पड़ते हैं। कमेंट मींस एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती है कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक्सप्लेनेशन कहाँ पे दी जाएगी? सिंपली उनकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर दी जाएगी, ठीक है। और जब भी एजीएम होती है उस समय पे ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर सारी जो भी चीजें हैं वो कंपनी के उसके शेयर होल्डर्स के सामने पढ़ी जाती है, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट कंपनी के की एजीएम के अंदर पढ़ी जाती है। नाउ अगर आपने कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल थी, आपने ऑडिट नहीं करवाया, या फिर आपने कंपनी सेक्रेटरी को असिस्टेंस नहीं दिया, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को ये चीज लाके दे, आप उसे दे ही नहीं रहे हो, है ना, इस तरीके से आपने प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है, तो हर एक ऑफिसर जो इस कॉन्ट्रावेंशन के अंदर इन्वॉल्व है वो कंपनी, उनको क्या होएगा, जो कंपनी डिफॉल्ट के अंदर है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। उसके ऊपर कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी? 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये तो सारा क्या हो गया? सिंपल सेक्शन हो गया। अब हमें लर्न रखने वाली क्या चीज है जो यहाँ पे दी हुई है आपको, कि सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन कौन सा है? 204। ये एप्लीकेबल किस किस के ऊपर होगा? तो याद रखनी पड़ेगी, क्रैम करनी पड़ेगी। एवरी पब्लिक कंपनी, अच्छा एक और चीज पहले, एक मिनट, एवरी लिस्टेड कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगी ही होगी। लिस्टेड कंपनी के अलावा और कौन सी कंपनी के ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होने वाली है? तो पब्लिक कंपनी, शेयर कैपिटल जिसका 50 करोड़ या ज्यादा है, और पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या 250 करोड़, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और एवरी कंपनी का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे चाहे आप प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, यानी कि पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट तो केवल पब्लिक कंपनी के लिए है। प्राइवेट कंपनी के केस में सेक्रेटरियल ऑडिट कब आएगा? जब लोन्स की बात हो रही है, जब आपके यहाँ पे लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपकी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आया? लिस्टेड कंपनी, यस, लोन जो अपने बोरोइंग्स का होता है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यस, डिबेंचर्स और सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो टोटल ऑफ योर लोन अगर उसका वैल्यू 100 करोड़ और मोर है तो आपको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कौन से फॉर्म में गिवन है? MR3, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर एग्जाम। फॉर्मेट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट शेल बी इन फॉर्म नंबर MR3। MR3 की फुल फॉर्म क्या होगी? MR3 ये लोग फॉर्म के नेम्स ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग रख देते हैं, इनकी जरूरी नहीं है कि सबकी कोई फुल फॉर्म हो, और ऐसा भी नहीं है तो मैम किससे रिलेटेड है ये? जैसे मैम ये रिलेटेड होते हैं ना फॉर्म्स, जैसे ADT था तो वो ऑडिट